जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध, संसद संरचना और कार्य प्रणाली, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित हम लोग आज के लेक्चर में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत वन लाइनर पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डीपीएसपी के अंतर्गत, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचारों को सम्मिलित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य के विचारों को सम्मिलित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं: समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। भारतीय संविधान के डीपीएसपी को सहज अध्ययन के लिए 3 भागों में अध्ययन करके किया जाता है। वो है समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। आप अगर देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति को आर्टिकल 51, जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 है, तो 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन से संबंधित है, जिसे विदेश नीति, भारत की विदेश नीति से संबंधित ये आर्टिकल कहा जाता है, जिसका समावेश डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य में। भारत के संविधान के अंतर्गत डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में आप पाएंगे कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43 के अनुच्छेद 43 के क के अंतर्गत श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसको संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी एवं सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ये बात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समावेश किया गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी एवं सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया।
मुक्त कानूनी सलाहकार। जो मुक्त कानूनी सलाह जो है, आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, जो मूल संविधान था उसमें नहीं था। और 39 की आप ए अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फ्री लीगल एड, यानी कि मुक्त कानूनी सलाह इसमें है। निःशुल्क एवं विधिक सलाहकार जैसे शब्द का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य के जो कल्याणकारी होने का विचार जो है, ये संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बुल में भी देखने को मिलेगा और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का ड्यूटीज है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वो है डीपीएसपी के अंतर्गत। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत बड़ा चीज है, नहीं तो देखिएगा कि स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा कई क्षेत्रों में कम वेतन दिया जाता था और अभी भी कई जगह आपको सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा वो बंद किया गया है कि पुरुष हो या स्त्री, अगर दोनों का समान कार्य है तो समान वेतन ही मिलना चाहिए। यह नहीं कि स्त्री समझकर कम, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। एक नीति निर्देशक तत्व जो है ये समान आचार संहिता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यह कथन है गलत है। मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। ये मूल कर्तव्य स्पेशल आप आर्टिकल 51 क यानी कि 51 के क अनुच्छेद को अध्ययन करेंगे तो स्पेशल इसमें भाग 4 के क में दिया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में, जो 11 मूल कर्तव्य है। और 11 मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आप देखेंगे कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को सम्मिलित किया गया था और 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया था। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात किया जाए तो 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। तो ये क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है तो नहीं है, ये बात गलत है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। आप देखेंगे कि शिशु के शिक्षा के बारे में बात करता है,
45 आर्टिकल अगर आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो ये आर्टिकल 45 जो है ये प्रावधान करता है शिशु शिक्षा के लिए, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है यानी मौन है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। अगर आप 47 आर्टिकल अगर अध्ययन करेंगे तो ये देखने को मिलेगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास राज्य करेगा, इसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 48 के क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करता है। उपरोक्त कथन कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। ग्रेनविल ऑस्टिन का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करता है। यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। अगला देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधाओं पर निर्भर करता है। उपर्युक्त कथन है केटी शाह का। केटी शाह का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का वह भाग है जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल जो है वो लोकमत का है। अगर कल्याणकारी काम नहीं करिएगा तो लोकमत यानी कि लोगों द्वारा वो सरकार भी तो हटा सकती है। इसलिए इसका तात्पर्य वही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो बाध्यकारी बल है वो लोकमत का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आप देखेंगे कि काम का अधिकार भी सम्मिलित है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया है अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। अनुच्छेद 43 को 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया है। आगे हम लोग मूल कर्तव्य से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। यह मूल संविधान में नहीं था और इसको यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था वह है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा।
ये दोनों वर्ष भी याद रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि किस वर्ष में ये संशोधन हुआ था, तो 2002 में। इसमें 11वां कर आए कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वें। अभी तक आप देखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो 11वां जोड़ा गया है, इससे पहले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो वन लाइनर होगा वो सरकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। 1980 के दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। अगला हम लोग देखते हैं, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। अगर संसद के दोनों सदनों में से किसी मंत्री द्वारा अगर प्रस्तुत विधेयक किया जाता है, यानी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको संसद में सरकारी विधेयक कहा जाता है। यानी सरकारी विधेयक का तात्पर्य है कि संसद में वो किसी भी हो, लोकसभा या राज्यसभा में से अगर किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहा जाता है। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है स्पीकर यानी अध्यक्ष। थोड़ा और जान लेते हैं यहाँ पे। जो पार्लियामेंट है भारत में, ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से बना है। ऐसे याद कर लीजिए कि संसद जो बराबर होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा जो है इसको निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। भारत जो है एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के सभी मूल लक्षण यह है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो यूके यूनाइटेड किंगडम वो डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र होने के लिए है कि शासनाध्यक्ष जो होता है जैसे राष्ट्रपति तो नियुक्त होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में देखिएगा कि वहाँ वंशानुगत होता है। तो इस प्रकार जो ब्रिटेन है वो वहाँ गणतंत्र नहीं है और भारत में गणतंत्र है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। जब गणतंत्र की अवधारणा होगी तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा में नहीं होगी। अगर गणतंत्र अवधारणा से संबंधित नहीं है इसलिए कि वो सर्वोच्च शक्ति जो है एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। अगर एक व्यक्ति के राजा में निहित है तो समझ जाइए कि गणतंत्र नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो आप देखेंगे कि श्रीलंका और अमेरिका में देखने को मिलेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन जो वन लाइनर है, ये संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम से संबंधित हैं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एक हरी नागरिकता। भारतीय संविधान की संघीय लक्षण नहीं है एक हरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, तो ये संघीय की जो व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, उसका ये लक्षण नहीं है। संघात्मक में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग व्यवस्था किया जाता है शक्तियों का। जैसे अमेरिका में देखेंगे तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगर मान लीजिए आप अलास्का राज्य के निवासी है तो अलास्का का एक नागरिकता और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत में केवल भारत की नागरिकता, जिस राज्य की है उस राज्य की नागरिकता की जरूरत नहीं है। तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि संघीय लक्षण की विशेषता नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये उपर्युक्त सभी विशेषता है कि कार्यकारिणी का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ये सभी विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है, यह कथन है एक के अय्यर का। एक के अय्यर का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है। एक के अय्यर का ये स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी व्हीलर का। केसी व्हीलर का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है, यह कथन केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। सर आइवर जेनिंग्स का यह प्रसिद्ध कथन है कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ये सर आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट है। आगे हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन से देखेंगे, यानी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित वन लाइनर। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। सातवीं अनुसूची में अगर आप देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। आप 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां मिलेंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। तो क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अनुसूचियों की संख्या 12 है, टोटल अनुसूची 12 है, भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का वह भाग
और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 जो भारतीय संविधान का भाग और अध्याय है, जो कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। शिक्षा संबंधित उपबंध जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है, यानी कि अनुसूची या के अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची है उसके कनकरेंट लिस्ट में शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। अगला देखते हैं। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अन्य अधिकार है राज्यसभा का। राज्यसभा का पावर आप देखिएगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में ज़्यादा विस्तृत है, इसलिए कि कोई भी अगर कदम ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए उठाना हो तो पहले राज्यसभा ही उठाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अन्य अधिकार है राज्यसभा का। अभी वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आप देखेंगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय IPS जिसको कहा जाता है, और भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगला हम लोग देखते हैं। ऐसा माना जाता है या मांग बहुत लंबे समय से है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी बहाल किया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में इसका सुगबुगाहट बहुत ज़्यादा है, लेकिन होने की उम्मीद कोई नहीं है। इसमें कई राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है और कई इसमें काफ़ी अभी हाल ही में इस पर मंत्रणा हुई थी, तो हाई कोर्ट और राज्य सरकार ने ऐसा करने के लिए सहमति नहीं व्यक्त किया था, इसलिए ये फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। समय समय पर उठता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बहाल किया जाए। अगर ये होता है तो काफ़ी एक अच्छा पहल होगा जो लीगल की तैयारी करते हैं, प्लस में और बहुत कुछ होगा। अगला हम लोग देखते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुति संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग सरकारिया आयोग है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये कहाँ काम आएंगे, तो आप देखेंगे कि PCS में जो प्रोविंशियल सर्विस से जो होता है, जैसे 69 BPSC हुआ, UP PCS हुआ, उत्तराखंड हुआ PCS, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान PCS हुआ, राजस्थान का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसमें ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। NTA में काम आएंगे, लीगल सर्विसेज सिविल जज वगैरह के APO वगैरह में काम आएंगे। आप सचिवालय दरोगा, टीचर, सीटेट, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में भी, पेट वगैरह में काम आएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस लेक्चर को आप कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ लाया जा रहा है, तो आप जुड़े रहें। और टोटल जो पॉलिटी के अंतर्गत 1 लाइनर क्वेश्चन जो है ये 4 एपिसोड में आएंगे, और 4 एपिसोड जो होंगे, इससे पहले 1 एपिसोड अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा एपिसोड है और 2 एपिसोड आएंगे। उसके बाद हम लोग 1 लाइनर के अलावा भी ऑब्जेक्टिव MCQ आधारित और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मेंस के व्यू से भी बात करेंगे, इंटरव्यू से भी बात करेंगे संबंधित। इससे पहले आप अगर देखेंगे कि BPSC के अंतर्गत इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और हम लोग देखेंगे UPSC का इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है, UP PCS के अंतर्गत इंटरव्यू कैसे होता है, UK यानी उत्तराखंड PCS का, और मध्य प्रदेश और झारखंड, इस सभी राज्यों का हम लोग देखेंगे कि कैसे शुरू से अंत तक प्रोसेस होता है। उसका भी समय के अनुसार लेक्चर बनेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध।
संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। वह भारत में केंद्र राज्य संबंध है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की अनुमति से। बिना किसी राज्य की अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। मान लीजिए कि किसी राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना है तो राज्य की सहमति की जरूरी नहीं है। संसद पार्लियामेंट जो है एक्ट बनाएगी और उसको लागू कर देगी, राज्य की अनुमति की जरूरी नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी से संबंधित राज्यों से संबंधित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी से संबंधित है कावेरी नदी जल बंटवारे विवाद। अगला देखते हैं। बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है अयोग्य, यानी उसको अयोग्य घोषित, किसी सांसद को अयोग्य घोषित करना है तो देखिएगा कि बिना अनुमति संसद से 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है तो वो उसको अनर्ह यानी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला हम लोग आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला है क्वेश्चन, लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए कि लोकसभा के विघटन रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन का है कि अनिवार्य हो जाता है राज्यसभा द्वारा। और जो नई लोकसभा गठित होगी, क्योंकि लोकसभा तो विघटित है, अब नई लोकसभा जब पुनर्गठन होता है, अस्तित्व में आता है, तो उसकी अपनी पहली जो बैठक होती है, पहली बैठक के 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन आवश्यक है। अगला हम लोग देखते हैं। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। संविधान के अंतर्गत युद्ध, वॉर एंड पीस की घोषणा की शक्ति जो है राष्ट्रपति में जो निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार का। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल का प्रोविजन 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में, इसमें 4 जोड़िएगा तो 356 आ जाएगा। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356 अनुच्छेद, और इसमें 4 जोड़िएगा तो 360 हो जाएगा, जो कि वित्तीय आपात से संबंधित प्रोविजन है। ऊपर के 2 352 और 356 को एक्सरसाइज किया जा चुका है, यानी कई बार लागू किया जा चुका है, लेकिन 360 को एक बार भी अभी लागू नहीं हुआ है, यानी कि 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी लागू नहीं हुआ है। अच्छी बात है कि नहीं लागू हुआ है, न लागू हो, अच्छी चीज़ नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पेप्सू में। पेप्सू में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगला देखते हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंतराल में अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। अगला देखते हैं। वह अधिकार
जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, इसका तात्पर्य क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है, इसको अगर इमरजेंसी भारत में लग गया या किसी भाग में, तो अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार ऐसे अधिकार है जिसको सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी ये बना रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वह अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। ये दोनों ऐसे अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है आंतरिक शांति को खतरा, ये शब्द हटा दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह इसके जगह सम्मिलित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है आंतरिक शांति को खतरा। अगला देखते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में अभी तक कभी भी नहीं किया गया है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। इमरजेंसी के समय में राज्य विधानसभा की अवधि संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आगे हम लोग संसद यानी पार्लियामेंट के अंतर्गत संरचना कार्य प्रणाली संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिन तक। 14 दिन तक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। धन विधेयक के मामले में धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, या कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकार लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर होता है। राज्यसभा के मामले में जो धन विधेयक संबंधित है, शक्ति कम है, बहुत कम है। ये राज्यसभा में जब धन विधेयक जाता है तो उस धन विधेयक में संशोधन भी कर सकता है, कुछ नया जोड़ सकता है, लेकिन जब लोकसभा में जाता है तो वो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है, उसके बाद नहीं। अगला हम लोग देखते हैं। अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी पॉल एपी लॉबी रिपोर्ट। पॉल एपी लॉबी रिपोर्ट अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। यानी कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं यदि उपाध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो, उन स्थिति में ये काम कर सकते हैं। अगला देखते हैं। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद।
संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है। 2 बार संसद की 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। अगला देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। संसद जो है राज्य सूची, जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियों में जो स्टेट लिस्ट है राज्य सूची, उस पर संसद कानून तब बना सकती है जब यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला देखते हैं। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के समय को संसद में शून्यकाल का समय कहा जाता है। यहाँ AM और PM, आप घड़ी में देखिएगा कि AM और PM बोला जाता है। तो AM का मतलब पूर्वाह्न होता है और PM का मतलब अपराह्न होता है। इसे भी ध्यान से रखेंगे, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगला देखते हैं। संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों का पर कानून बना सकता है संसद। संसद जो है संविधान की विशेष सूचियों जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है के विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियाँ है रेसिडुअरी पावर, जिसका उल्लेख 248 यानी 248 अनुच्छेद में आप देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो इस पे जो कानून बना सकती है पार्लियामेंट। अगला हम लोग देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी कोई भी देखिएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद, तो उसमें कम से कम लोगों कितनी सदस्य होनी चाहिए उपस्थित, तबे वो फंक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या का 1/10। इतनी कम से कम सदस्य होनी चाहिए 1/10 कुल सदस्य संख्या का। अगला देखते हैं। संसद द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। संसद द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क यानी एडल्ट होने की कानूनी आयु 18 वर्ष है। अगला देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। संसद में, पार्लियामेंट में रेसिडुअरी पावर निहित है, यानी भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां है वो संसद में निहित होती है। अगला देखते हैं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में भी निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उससे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कि यहाँ कोई विधेयक है जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक
से संबंधित इसमें प्रोविज़न है में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे सदन के यानी संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में आता है। तो वही क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है प्रेसिडेंट को। जब कोई बिल विधेयक संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस बिल विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला हम लोग देखते हैं धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होता है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है संसद को। संसद को नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है। अगला देखते हैं भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करने पर पार्लियामेंट द्वारा। यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद का जनरेट करना यानी सृजन करना हो या समाप्त करना हो या बोलिस तो उसके लिए है कि संबंधित राज्य जिस राज्य से राज्य विधानसभा से तत्संबंधित एक रिजोल्यूशन पारित करने पर संसद द्वारा ऐसा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, अगर लग रहा है कि बिहार को विधान परिषद समाप्त कर देना चाहिए तो क्या करेगा कि उस बिहार का विधानसभा तत्संबंधित एक रिजोल्यूशन पारित करेगा कि अब इसकी समाप्त कर दिया जाए और इसकी रिजोल्यूशन को संसद के पास भेजेगा तो संसद क्या करेगा कि इसको समाप्त कर देगा यानी विधान परिषद को फिर समाप्त कर देगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समान बजट के लिए समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। अगला देखते हैं भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती है संसद में। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां जो है संसद में निहित होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है संसद। संसद जो है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था। अगला देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित है संसद के अधिकारियों में। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाता है संसद के अधिकारी में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता जो है प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग जो होती है, ये पहली बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ये भी याद रखेंगे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो संवैधानिक संशोधन से संबंधित बिल पर नहीं होती है। यानी कि संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान। लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भारतीय संसद निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। अगला है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित है समान वित्तीय विधायन में। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा और विनियोग विधेयक पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी जो चरण सम्मिलित होते हैं ये समान वित्तीय विधेयक में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। अगर निर्वाचन आयोग के बारे में देखा जाए तो 324 में देखिएगा कि प्रोविजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, वोट देते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, याद रखिएगा कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत जो किया जाता है उन लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड केवल मेंबर, और सभी विधानसभाओं यानी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, न कि गवर्नर द्वारा। अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है तो उसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं। यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों खाली सदस्य सम्मिलित होते हैं, विधानसभा के लोग नहीं इसमें आते हैं उपराष्ट्रपति में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद। विधान परिषद एक ऐसा परिषद है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये उसमें अस्थाई एक सदन है जो राज्यसभा होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं 12 सदस्य। 12 मेंबर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र है 35 वर्ष। थोड़ा और जान लेते हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना है तो कम से कम आयु 35 वर्ष आपको होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और मैक्सिमम कोई उम्र सीमा नहीं है। कई बार पूछ देता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कोई उम्र सीमा नहीं है। आप 70, 80, 90, 100 जितनी वर्ष के हैं आप बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम 35 वर्ष। अगर पीएम आपको बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो मिनिमम सदस्य आपको मिनिमम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो मिनिमम जो उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का अगर सदस्य बनना चाहते हैं यानी मुख्यमंत्री, तो 25 वर्ष मिनिमम उम्र होनी चाहिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। विधान परिषद के लिए अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो मिनिमम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। इसे जरूर याद रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर उस रिक्ति को भर लिया जाना चाहिए हर हाल में। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब चलता है जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में प्रोविज़न दिया गया है और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन पर ही हटाया जा सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है भारत के प्रधान न्यायाधीश। इसका अर्थ क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अगर नहीं है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की पद पर कौन कार्य करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और चीफ जस्टिस भी नहीं है यानी कि CJI भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद की तरह कार्य करेगा कार्यवाहक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन्हीं को राष्ट्रपति के तरह कार्य करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। और भारत के जो चीफ जस्टिस जो है अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य है
जो कि राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो इसको राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकने के लिए क्या है कि तुरंत निर्वाचित जब होता है तो तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी एक सांसद और विधानसभा के सदस्य की सदस्यता छोड़ना पड़ेगा, तब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है और राष्ट्रपति के कार्य करेगा। अगला हम लोग देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थोड़ा और जान लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 ये जो है वित्त आयोग से संबंधित इसमें प्रावधान दिया गया है। और वित्त आयोग जो है 5 सदस्यीय एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, यानी कि अध्यक्ष सहित। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 1+4, यानी कि 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य मिलकर वित्त आयोग का गठन करते हैं। 5 सदस्यीय वित्त आयोग की अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा, और वित्त आयोग का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में है। एक और याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 279A, यानी कि 280 से एक कॉम में ए जोड़ दीजिएगा, क, यानी 279 क। ये जो प्रोविज़न है जीएसटी काउंसिल के बारे में है। जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर कई बार पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में प्रोविज़न दिया गया, इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से अगर परामर्श लेना हो तो राष्ट्रपति ले सकता है। अब यहाँ है क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय परामर्श राष्ट्रपति को देने के लिए बाध्य है, तो नहीं। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए क्या राष्ट्रपति बाध्य है, तो नहीं। यानी कि दोनों मामले में नहीं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर परामर्श दिया राष्ट्रपति को तो उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर है कि राष्ट्रपति परामर्श मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, तो नहीं, ये याद रखिएगा। और ये जो है इसका प्रोविज़न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 यानी 143 में प्रावधान दिया गया है कि विधि के प्रश्न और तथ्य, दो चीज़, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, दोनों चीज़ पर, विधि के प्रश्न पर और तथ्य के फैक्ट के दोनों ही बातों पर, विधि के प्रश्न और तथ्य दोनों ही बातों पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। और लेने के लिए ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्य नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय अगर मान लीजिए परामर्श दिया तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है प्रेसिडेंट को है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, लेकिन बुलाने का जो काम करता है वो राष्ट्रपति करता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के भी सभापति रहते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर ही करता है और उसको बुलाने का कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धन निकासी निकाली जाएगी राष्ट्रपति का आदेश द्वारा। लोकसभा अगर भंग हो और आकस्मिक निधि से फंड अगर धन निकासी करना हो तो निकाली जाएगी राष्ट्रपति के ऑर्डर द्वारा। अगला देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। और अनुच्छेद 52 देखिएगा तो लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में है और 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है एक जुडिशियल पावर है। जैसे ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति, तो ये जो शक्ति का प्रयोग करता है लेजिस्लेटिव शक्ति का। कई बार पूछा है कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है, और उसमें ऑप्शन रहता है विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 123 1 2 3 यानी 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अगर अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है तो वो विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार अगर राज्यपाल का देखिएगा तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की जो पार्डन पिटीशन है से संबंधित शक्तियों का प्रयोग जो करता है एक न्यायिक शक्ति होती है। अगला देखते हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे NG रेड्डी। यानी कि जो N संजीव रेड्डी थे सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले संजीव रेड्डी थे। अगला देखते हैं। भारत जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। पहले ये पावर था गवर्नर जनरल और वायसराय में रहता था। जब देश आज़ादी हुई तो इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और राज्यपाल 213 के अंतर्गत। इसी में से 2 को पहले कर दीजिएगा और 1 3 बाद में, तो 213 ऐसे बन जाएगा। ये राज्यपाल के लिए अध्यादेश है और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अगला देखते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में
असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह का। बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के खतरा को देखते हुए भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। हृदयनाथ कुंजरू का यह प्रसिद्ध कथन है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ एक धोखा है। अगला देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को कैग द्वारा संघ के संबंधित प्रतिवेदनों को माने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है और राज्य के मामले में जो कैग रिपोर्ट है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अगला देखते हैं। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। संसद प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है वह संसद। ये भी याद रखिएगा कि प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम कब, तो 1985 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे उससे पहले वे उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। अगला हम लोग देखते हैं। ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, इसे भी याद रखेंगे। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के वह राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण किए थे। ये राष्ट्रपति की कार्य अवधि पूरा करने के बाद ये बिहार के सदाकत आश्रम जो पटना में है वहाँ इनका निवास स्थान हो गया था, वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला हम लोग देखते हैं। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। चुनाव आयोग के विचारानुसार संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करता है और राष्ट्रपति बाद भी होता है। यानी कि अगर किसी संसद सदस्य को अयोग्य होने के प्रश्न पर चुनाव आयोग राय विचार अगर दे देता है तो राष्ट्रपति उसको हटा ही देगा, वो यानी कि राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य है। अगला हम लोग देखते हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी
इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का वाइस प्रेसिडेंट ऐसे सेकेंड उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है जो कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या पदच्युत या मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है और उसके सेवा संबंधित वेतन प्राप्त करता है। वो है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला हम लोग देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बना तो स्वतः राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाता है, पदेन अध्यक्ष हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य। इसका तात्पर्य क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों सदस्य तथा राज्यसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और हम लोग इसके पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन देखे थे जिसमें कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित मनोनीत नहीं, और सभी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी दिल्ली के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते थे। और इसमें है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य। अगला देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप पीडीएफ चाहते हैं या किसी भी नोटिफिकेशन, नोटिस या वैकेंसी से संबंधित सूचना, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। इसका लिंक अवेलेबल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।